ओके जी, ठीक ठाक हैं आप सब। पीआरसी क्लियर हो गया आप लोगों का? ठीक है। कैफ की पहली अटेम्प्ट कितने लोगों की आप में से, मतलब पहली दफ़ा कैफ का पेपर पढ़े? अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले दफ़ा? ओके। टेक्स्ट कितने लोग पहली दफ़ा पढ़े? आपने पढ़ा हुआ है पहले टेक्स्ट? किस अटेम्प्ट में पढ़ा था आपने? लास्ट अटेम्प्ट में पढ़ा था। और किन से पढ़ा हुआ है? ठीक है। और अच्छा, अभी आपने पेपर दिया कि नहीं? अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया। अच्छा, पहले ही पता लग गया है आपको। एक स्टूडेंट था पिछले बैच में, बिल्कुल इसी तरह के थे। उनको था कि मेरा पेपर पास नहीं होगा, उन्होंने बड़ी दिल लगा के रिजल्ट तक पढ़ा, जब रिजल्ट आया तो पेपर पास था उनका। तो बहरहाल चलें, अल्लाह करे जो भी आपके हक में बेहतर है उनको। आप सर हैंड आउट ले लीजिए प्लीज़। एक मुनासिब सा तारुफ मैं अपना करा देता हूँ। नाम सलमान हसन है जी मेरा, और सीए मैंने 2014 में क्वालिफाई किया था। अखलाकी तौर पे एफसीए मैं हो चुका हूँ पिछले कोई 1.5 साल से, लेकिन अप्लाई मैंने 2 दिन पहले किया। उसकी ना फ़ीस देनी पड़ती है सारी, तो मैंने अप्लाई 2 दिन पहले किया। आर्टिकल्स मेरे KPMG लाहौर से हैं, तकरीबन कोई 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, और टैक्स और कॉस्ट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स में पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा इंट्रो टू अकाउंटिंग, FAR 1 ये भी पढ़ा लेता हूँ, और CFAB जो है फाइनल का वो भी पढ़ा रहा हूँ। तो रेगुलरली तो ये इंट्रो कॉस्ट, टैक्स और ये चलते हैं CFAB। इसके अलावा पोस्ट में सिर्फ FAR 1 जो है वो मैं देख रहा होता हूँ। आप लोगों के साथ ताल्लुक़ रहेगा 31 जुलाई तक टैक्स के हवाले से क्लास में, और वैसे ताल्लुक़ तो शायद ज़िंदगी भर रहेगा अगर आप लोग चाहें तो। सॉरी, CA करके टीचिंग में क्यों? मेरी अपनी फर्म है बेसिकली एक, ठीक है, जो कि मैं चला रहा हूँ टैक्स एडवाइज़री की पिछले तकरीबन कोई 4-5 साल से। जब मैंने CA क्वालिफाई किया था 2014 में, तो उसके बाद फिर मैंने जॉब की। 3-4 साल मैंने एक जगह एज अ फाइनेंस मैनेजर जॉब की हुई है। जॉब में फिर कुछ मुनासिब नहीं लगा, फिर मैंने अपनी फर्म बना ली। फर्म बनाई तो कुछ वक्त स्पेयर था, और दूसरा पाकिस्तान में ज़्यादा चीज़ें जो है वो टैक्स की होती हैं, आपको पता है काम ज़्यादा टैक्स का ही होता है। तो बस उससे आप समझ लें कि अपडेट रहने के लिए जो है वो टैक्स पढ़ाना शुरू किया था उस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उसके बाद वो एक ज़िंदगी का हिस्सा बन गई वो चीज़, पढ़ाना और वो सारा कुछ। तो फिर सॉर्ट ऑफ इधर के भी होके रह गए। अब फर्म भी है मेरी, जो कि मैं इस वक्त पढ़ाने के बाद फिर मैं अपनी फर्म में चला जाता हूँ और वो चलाता हूँ। उसके साथ साथ फिर है ये टैक्स और कॉस्ट जो है वो डे टाइम में ये चलता रहता है, क्योंकि हमारी जो फील्ड है ना अकाउंट्स की, इसमें दुनिया थोड़ा सा लेट उठती है। 11-12 बजे लोग जो है वो अपने अकाउंट्स वाले लोग अपने दफ्तरों में आते हैं, बहुत कम लोग हैं जो टाइम पे आते हैं। तो तब तक मैंने सोचा कि वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कि कुछ कर लिया जाए। तो सुबह 7 से कोई 12 बजे तक मैं पढ़ा लेता हूँ, तो उसके बाद फिर मैं अपनी फर्म जो है उसमें चला जाता हूँ। तो ऐसा नहीं है। और अगर अच्छा, जो लोग CA क्वालिफाई करके टीचिंग में भी हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। वैसे आप लोगों को लगता है, जो कि मुझे भी लगता था, कि पढ़ाना सबसे एक फ़जूल काम है। हालांकि ऐसा नहीं है। जब आप लोग इस फील्ड में उतरते हैं तो ये एक बिल्कुल ही अलग दुनिया है। लगता यही है कि बहुत आसान चीज़ है, क्या एक बंदा घंटे के लिए आता है, बोलता है और चला जाता है, ये आपको लगता है। लेकिन इसके बैक एंड पे जो मेहनत है वो आपको नज़र नहीं आती। ये जो आपके सामने भी हैंडआउट्स हैं, इसको अपडेट करना पड़ता है, हर अटैम्प्ट में अपडेट करना पड़ता है। आपकी आसानी के लिए तरीके ढूंढे जाते हैं, बड़ा बड़ा कुछ होता है जो कि देखना पड़ता है। खैर बहरहाल ये बातें तो होती रहेंगी। थोड़ी सी बात आपके सब्जेक्ट के मुतालिक कर लेते हैं। सिर्फ एक स्टूडेंट है जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ, बाकी किसी ने टैक्स नहीं पढ़ा हुआ। अच्छा, जिन्होंने पहली दफ़ा पढ़ा है उनके लिए तो चलें एक बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है। जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है उनके लिए मैं बता दूं, कोशिश कीजिएगा इस तरह से पढ़ें कि आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। क्योंकि आप इसके अंदर जब पुराने वाली चीज़ें लेकर आएंगे, वैसे तो इसमें कोई चेंज नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। एक चेंज आपको नज़र आएगी मेजर, जो कि सेल्स टैक्स में है। इसके अलावा आपको कोई चेंज नज़र नहीं आएगी, और वो चूँकि आपको पता है इसलिए आपको बता देता हूँ। सेल्स टैक्स का रेट जो है वो चेंज हो चुका है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे तमाम सोल्यूशन, तमाम चीज़ें जो है वो चेंज हो चुकी हैं। इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। अभी फरवरी में 13 फरवरी को, बल्कि 14 फरवरी को एक नोटिफिकेशन आया था, जिसके तहत गवर्नमेंट ने जो है वो सेल्स टैक्स का रेट चेंज कर दिया। तो हमें फिर ये सारा काम करना पड़ा। इसके अलावा कोई भी चेंज जो है वो इस लॉ के अंदर नहीं है। कुछ छोटी मोटी एक आधी चेंज होगी तो होगी, वरना मेजर सब्सटेंशियल चेंज इस सेल्स टैक्स के अलावा और कुछ भी नहीं है,
ठीक है। बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि जो बातें आपने पहले पढ़ी हुई हैं उनको आप भूल जाएं, कोशिश करें और नए सिरे से आप इस चीज़ को देखें। सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पेपर आपका जी 100 मार्क्स का होगा और 3 तरह की चीज़ें जो है वो आपके पेपर में आएंगी। सबसे पहली चीज़ है जी इनकम टैक्स। और जब मैं इनकम टैक्स की बात करता हूँ तो इनकम टैक्स के अंदर 2 चीज़ें आएंगी। एक है जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और दूसरा है जी इनकम टैक्स रूल्स। अच्छा, रूल्स और ऑर्डिनेंस ये सारे के सारे आपके कोर्स में नहीं है। कुछ पोर्शन इसका है और कुछ पोर्शन, रूल्स तो गालिबन 5-6 ही है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं है। तो सारे का सारा आपके कोर्स में नहीं है। जो सारा है वो इंशाल्लाह C-FAB में जब आप जाएंगे फाइनल, वहाँ पे आप डिस्कस कर रहे होंगे। यहाँ पे ये सारा आपके कोर्स में नहीं है। दूसरी चीज़ जो आपके कोर्स में है दैट इज़ सेल्स टैक्स। और सेल्स टैक्स में भी इसी तरीके से 2 चीज़ें हैं, सेल्स टैक्स एक्ट और सेल्स टैक्स रूल्स। ये भी सारा आपके कोर्स में नहीं है। कुछ मखसूस सेक्शंस और कुछ मखसूस रूल्स हैं जो कि आपके कोर्स में है। और तीसरी चीज़, इंशाल्लाह जब आपकी बुक प्रिंट होकर आएगी तो उसके जो पहले 3 चैप्टर्स हैं, फर्स्ट 3 चैप्टर्स, ये आपके कोर्स में, इनको हम चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 बोलते हैं। तो आपके कोर्स को इन 3 हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया गया है। इसमें से तकरीबन 50 to 60 मार्क्स का पेपर आता है। इसमें से तकरीबन आप समझ लें कोई 25 to 35 मार्क्स का पेपर आता है और इसमें से तकरीबन 8 to 12 मार्क्स का पेपर आता है। ठीक होगी बात? ओके। अगली बात जो मैं आपके साथ करने लगा हूँ, इसको बड़े ध्यान से आपने सुनना है। अगर आप इन 2 चीज़ों को देखें तो आपकी किताब गालिबन कोई 550 सफ़ों की होगी जब प्रिंट होकर आएगी, 550 पेजेस। इस 550 पेजेस में से अगर हम इन 2 को देखें तो तकरीबन 50 पेजेस जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली, थोड़े बहुत 5-10 ऊपर नीचे हो सकते हैं, 50 पेजेस इनके बनेंगे और बकाया 500 पेजेस इसके बनेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये 50 पेजेस अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो तकरीबन 40 मार्क्स, मैंने 25 से 35 और 8 से 12 लिखा है, लेकिन ऑन एवरेज जो पेपर आते हैं उसमें 40 मार्क्स का पेपर जो है ना वो इन दोनों से आ जाता होता है, 40 मार्क्स। तो इट मीन्स कि अगर आप ये 50 सफ़े कर लें जो कि आपकी पूरी 550 की किताब का 10% बनते हैं तो आप 40 मार्क्स लेने के काबिल हो सकते हैं। और ये फर्स्ट 3 चैप्टर जो है ये इंतहाई आसान है। सेल्स टैक्स भी कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, ये भी आसान है। थोड़ी सी मेहनत करेंगे इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। हम अपनी तैयारी अगर इस तरीके से कर लें कि ये 50 सफ़े हम कर लें तो गारंटी है 40 में से 35-36 मार्क्स आने की, और लोगों के आते हैं। बात समझ आ गई? इट मीन्स के बाकी 50 में से कोई आपने 14 नंबर लेने ना, वो तो आप उस 60 में से बड़े आराम से ले सकते हैं। तो अगर हम अपनी अप्रोच थोड़ी सी ये रखेंगे तो हमारा पेपर पास करना कोई मुश्किल काम नहीं है। सेलेक्टिव स्टडी की बात बिल्कुल नहीं करनी, सिर्फ मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये 40 मार्क्स तैयार इस तरीके से होने चाहिए कि इसमें से आप 35-36 मार्क्स ले सकें, और आप ले भी सकते हैं। इनकम टैक्स एक समुंदर है जिसमें से अक्सर चीज़ें भूल जाती हैं, इंसानी फितरत है, इंसान भूल जाता है, गलती हो जाती है। लेकिन ये कोर्स चूँकि थोड़ा है, यहाँ पे हमने गलती की गुंजाइश नहीं देनी। इंशाल्लाह जब हमारा सेशन कंप्लीट हो रहा होगा तो मैं आपको एक तरीका भी बता दूंगा कि आपने अपनी रिवीजन का जो महीना है वो किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है। ठीक होगी बात? तो आपको उसमें भी इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनकम टैक्स से ही शुरू करते हैं, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो जब तक यहाँ पर समझ नहीं आएंगे, यहाँ पर जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसीलिए हम शुरुआत अपनी यहीं से करेंगे, ठीक है। बीच में हम इन 3 चैप्टर्स को हम बीच में ही, जब हमें मौका मिलेगा तो हम इन 3 चैप्टर्स को भी साथ साथ पढ़ लेंगे। ये पहला चैप्टर 2 दिन में हो जाता है, दूसरा चैप्टर 2 दिन में हो जाता है, तीसरा चैप्टर 3 दिन में हो जाता है। तो वो कहीं पे हमें ईद की छुट्टियाँ, कभी बारिश हो जाती है, स्टूडेंट कम आता है, वैसे तो आप पहले ही कम है क्योंकि अब ज़्यादा ऑनलाइन पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो जो कुछ भी है हम वो किसी तरीके से इसको मैनेज कर लेते होते हैं, ये बीच बीच में हम साथ साथ पढ़ लेते हैं। इनकम टैक्स के कुछ चैप्टर्स हम पहले पढ़ेंगे, फिर हम सेल्स टैक्स में आएंगे, और पीछे 3-4 चैप्टर तो बचेंगे वो हम फिर वापस इनकम टैक्स में आएंगे। ये हमारा तरीक़ाकार होगा। ठीक होगी बात? नेक्स्ट चीज़,
नेक्स्ट चीज़ ये है जी, पढ़ेंगे हम वो जो सर अदनान की किताब है वो वही हम क्रिस्टेंट में यूज़ करते हैं, तो उसी बुक से हम पढ़ेंगे। उस बुक का एक एक्सट्रैक्ट आपको दे दिया गया है, वो हैंड आउट जिनके पास नहीं है वो पीछे पढ़े, वहाँ से भी ले लीजिएगा, जिनके पास नहीं है मैं उनको भी दे देता हूँ। ये उसी किताब का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जहाँ से हमने चीज़ों का आगाज़ करना है। नेक्स्ट चीज़, अगर मैं आज से लेके आज का दिन अगर मैं शामिल करूँ, आज 20 मार्च है ना, 20 मार्च से लेके 31 जुलाई इंशाल्लाह आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ये बनते हैं जी 115 डेज, संडेज निकाल के तकरीबन कोई अप्रॉक्सीमेटली 115 दिन बनते हैं। अच्छा, इस 115 दिन में 2 ईदें भी आनी है, जो सबसे बड़ा मसला है, और जिसकी वजह से ये सेशन भी आपको लग रहा होगा हफ्ता पहले शुरू हो गया है। उसकी वजह यह है कि 2 ईदें इस सेशन में आनी है, और 2 ईदों के आराम से अगर मैं बात करूं 15 दिन निकल ही जाने, क्योंकि आपको पता है एक ईद पे एक हफ्ते की छुट्टी हो ही जाती है, फिर बीच में रिजल्ट की भी छुट्टियां, 3 छुट्टियां रिजल्ट की निकाल लें, हफ्ते हफ्ते की ईद की छुट्टियां निकाल लें, तो अगर ये दिन निकाल दें तो आपके पास पीछे बचते हैं 100 दिन। हमें इस सेशन को क्लोज करने के लिए कोई 105 से 110 दिन चाहिए होते हैं, ठीक है। लेकिन लास्ट जो मेरा बैच अभी खत्म हुआ, समीर 103 पे था, 102 पे था, 102 पे था, 102 दिनों में हमने वो ख़त्म कर लिया था, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश कर लेंगे कि इंशाल्लाह इसी वक्त में इसको हम ख़त्म कर लें। नॉर्मली मैं एक्स्ट्रा क्लासेस जो है वो नहीं लेता, सीधी सी बात है, क्योंकि इसी टाइम में अगर हम पढ़ लें यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी वो है। प्रैक्टिस भी इंशाल्लाह हमने बहुत अच्छी की थी, और तैयारी भी हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई थी। एक्स्ट्रा क्लासेस चूँकि आप लोगों को एक एक पेपर तो आप पढ़ नहीं रहे, आप ऑब्वियसली 3 या 2 या 4 पेपर पढ़े होंगे, तो इसलिए एक्स्ट्रा क्लासेस देख लेंगे। फ़िलहाल अभी इनिशियली तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, जुलाई में देखेंगे ज़रूरत पड़ी तो एक आधी एक्स्ट्रा क्लास या 2 एक्स्ट्रा क्लासेस, वो भी प्रैक्टिस के लिए उसमें न्यूमेरिकल्स कर लेंगे हम, तो कर लेंगे। ओके, अच्छा एक चीज़ रह गई आपको बताना, आपका जो 100 मार्क्स का पेपर है, अखलाकन तो होना ऐसे चाहिए कि 50 मार्क्स का न्यूमेरिकल हो और 50 मार्क्स की ही थ्योरी हो, और थ्योरी। लेकिन आई कैप है जी, उसका कोई भरोसा नहीं होता। आई कैप ने 67 मार्क्स का न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, ठीक है, और 33 मार्क्स की थ्योरी भी दी हुई है, लेकिन वही आई कैप 50-50 पे भी आ जाता है। तो इस मामले में नॉर्मली तो 50-50 होना चाहिए एज पर ग्रिड, लेकिन ग्रिड आपको पता है कभी कभार फॉलो नहीं भी होता। नॉर्मली ये बात कुछ 60 पे चली जाती है। इनकम टैक्स में अगर देखा जाए तो इनकम टैक्स का जो उसका रुझान था वो कुछ इस तरीके से था कि एक आपको वो न्यूमेरिकल देता था, मेन न्यूमेरिकल, जो कि 18 से 20 मार्क्स का होता था। दूसरा एक और न्यूमेरिकल देता था जो कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा न्यूमेरिकल होता था, जो कि 12 मार्क्स का होता था। फिर वो आपको थ्योरी के क्वेश्चन जो है वो देता था, तकरीबन 2 सवाल होते थे, 2, और ये बैलेंसिंग आप देख लें तकरीबन इसके अंदर वो सिनेरियोज भी बना देता था कि जी आप इन सिनेरियोज को बताएं, टैक्स ट्रीटमेंट क्या है, कभी कभार एज ए रट्टा भी पूछ लेता वो। तो वो 2-3 सवाल जो थ्योरी के हैं ना वो यहाँ से पूछ लेता है, और ये तकरीबन इसमें कोई 20 मार्क्स कवर कर लेता है। तो ये आपका तकरीबन 50, 52, 55 नंबर का इस तरीके से जो है वो आपका कवर हो रहा होता है। कहने का मकसद ये है कि 2 न्यूमेरिकल के सवाल यहाँ पर वो दे रहे हैं। सेल्स टैक्स एक्ट की बात करें तो सेल्स टैक्स एक्ट में वो एक ही न्यूमेरिकल देता है आपको 15 से 20 मार्क्स का, ठीक है, और दूसरा वो आपको थ्योरी का सवाल देता है जिसके अंदर वही 10 से 15 मार्क्स का वो सवाल देता है, और इसमें भी सिनेरियो बेस्ड सवाल भी हो सकता है और रट्टे वाला सवाल भी हो सकता है। ये जो पहले 3 चैप्टर्स हैं ये सिर्फ थ्योरी ही होती है, इसमें न्यूमेरिकल कोई पोर्शन नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो कंपैरेटिवली 50-50 जो है वो थ्योरी और न्यूमेरिकल का पोर्शन है। अब सवाल ये है कि कौन सी चीज़ दोनों में से आसान होती है। देखें, मैं जो मशवरा देता हूँ ना, जैसे मैं किया करता था वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप आगे आपको जैसे भी आसान लगे। देखिए, टैक्स जो है वो बहरहाल एक कानून है, एक लॉ है, ठीक है। लॉ में ना ये सवाल नहीं होता कि ऐसा क्यों है, ठीक है। अगर मैं आपसे सवाल कहूँ कि भाई रेड लाइट पे क्यों रुकना होता है, तो आपका क्या जवाब होगा? अब ये कहेंगे ना कानून में लिखा हुआ है, इसके अलावा तो कोई जवाब नहीं है। तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर मेरे से सवाल करेंगे कि सर इस इनकम पे इतना टैक्स क्यों है,
तो शायद मेरा भी जवाब यही होगा चूंकि कानून में लिखा हुआ है, तो इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पे ना हमारी अपनी मर्जी चल नहीं सकती और हम अपनी मर्जी से लिख भी नहीं सकते। तो हमें जो भी लिखना होगा वो कानून ही लिखना होगा और कानून की लैंग्वेज ही हमें लिखनी होगी। तो याद करना तो भाई बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसका आसान हल मैं बता देता हूँ जो कि मैं करता था। उर्दू में चीज़ों को याद करने की कोशिश करें कि आपको कानून उर्दू में याद हो जाए। अगर आपको लॉ उर्दू में याद हो जाता है और उसके बाद आप उसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं, और मेरे ख्याल में इतने तो माशाल्लाह पढ़े लिखे आप हैं ही कि आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे उसको, तो आप गौर करेंगे कि आपका 60-70% मैच हो ही रहा है। बाकी मेहनत 30% की कर लें तो आपका 100% मैच हो जाएगा। तो इसका आसान तरीका यह है कि सबसे पहले कानून को उर्दू में याद कर लें। इंशाल्लाह जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि उर्दू में याद करने का मतलब क्या है। ठीक है, जब आप उर्दू में चीज़ों को याद कर लेते हैं ना, तो याद रखिएगा न्यूमेरिकल के अंदर सिर्फ कैलकुलेशंस होती हैं। इसके अंदर आपने लिखना कुछ नहीं होता, बस कैलकुलेशंस है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, वो तो आप कर लेंगे। तो उर्दू में लॉ याद करने का मतलब है कि आपका न्यूमेरिकल पोर्शन ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गया। ऐसे ही है, अगर आपको उर्दू में लॉ याद हो गया तो इसका मतलब है न्यूमेरिकल आपका ऑटोमेटिकली तैयार हो गया। तो इट्स बेटर कि आप सबसे पहले चीज़ों को उर्दू में याद करें, उसके बाद उसको अंग्रेज़ी में तर्जमा करें और फिर मैच कर लें कि कितना फ़र्क है। बाकी का फ़र्क इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ऑटोमेटिकली आपका ठीक होता रहेगा। कहने का मकसद ये है कि आपको फिर इसमें साथ साथ लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, और मेरे ख्याल में हम अगर देखें तो रोज़ एक सफ़े से ज़्यादा हम नहीं पढ़े होंगे। बहुत ही हुआ तो 1.5 सफ़े पे बात चली जाएगी, वरना आप खुद देखेंगे कि हम एक सफ़े से कम ही पढ़े होंगे। तो ये प्रैक्टिस आप बिल्कुल डेली कर सकते हैं कि आप उर्दू में चीज़ों को याद करें, उसको अंग्रेज़ी में ख़ुद से ट्रांसलेट करें और देखें कि आपने कितना जो है वो करीब करीब चीज़ों को लिखा हुआ है। और वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह 15-20 दिन बाद, महीने बाद आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आप बिल्कुल करीब करीब लिख रहे होंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। ठीक होगी बात। उर्दू में याद करने से न्यूमेरिकल पोर्शन आपका साथ साथ तैयार होता रहेगा, बाकी थ्योरी तो आपकी इस तरीके से सही हो ही जाएगी। तो ये अप्रोच अगर आप रखेंगे तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। ठीक है सर, आपका नाम? साद भाई। साद भाई, क्या मसले मसाला है पेपर में? क्या पेपर में मसला हुआ, क्या तैयारी में मसला हुआ? वैसे ज़रा अपने तजर्बे से आगाह करें। तैयारी नहीं की थी, पढ़ा नहीं था, तो चलें ये तो फिर शुरू में ही प्रॉब्लम हो गई। नॉर्मली ये तमाम सीए की, ये जो बात अब करने लगो ना, ये तमाम सीए के पेपर्स के लिए, सिर्फ टेक्स्ट के लिए नहीं है। यार समीर, यार ये आहिस्ता कर देगा, बहुत तेज़ है ये, पता नहीं इधर बुजुर्ग बैठा हुआ है। 26 पे कर दे यार, वो पिछले भी चल रहे हैं दोनों। यार एक बंद कर दो पिछला, ठीक है एक बंद करवा दें, एक बंद कर दें, इसको 26 पे कर दें। अच्छा, तो बात हो रही थी कि अब जो बात मैं करने लगा हूँ वो सब सीए के पेपर्स के लिए, सिर्फ इसके लिए नहीं है। देखिए सीए का जो पेपर है ना, इसमें फेलियर की सिर्फ ये वजह नहीं होती कि आपने पढ़ा नहीं था। अगर आपने पढ़ भी लिया ना, बहुत से सिनेरियोज में आपने ये देखा होगा कि पढ़ के जाते हैं। ये एक दे दीजिए इधर, किसके पास नहीं है हैंड आउट, एक दे दें इधर। अगर अब बहुत सा इसमें ऐसा भी होता है कि आपने नहीं भी पढ़ा हुआ, सॉरी, अगर आपने पढ़ा भी हुआ है तो फिर भी आपका पेपर पास नहीं होता। ऐसी बेशुमार इसके अंदर एग्जांपल्स मौजूद हैं। अब वो क्या वजह है कि जी पढ़ा भी है, पेपर पास नहीं हुआ? देखिए, नींद पूरी ना होने से लेके कॉन्फिडेंस ना होना, ये भी वजूहात हैं पेपर पास ना होने की। ठीक है, मिसाल के तौर पे मेरा एक दोस्त था, मुझे अभी भी याद है, मैं अपनी फाइनल का पेपर दे रहा था, मॉड्यूल एफ उस वक्त होते थे मॉड्यूल्स, अब तो मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर था जो कि अब फाइनल से ख़त्म होकर बीएफडी में मर्ज हो चुका हुआ है। मेरा एक दोस्त था, बड़ा अच्छा दोस्त बल्कि है भी, उसका सिर्फ एक ही पेपर रहता था, उसका पेपर वो पास हो जाता तो उसने सीए क्वालिफाई कर जाना था। लेकिन मैं देख रहा था वो पेपर में बिल्कुल मेरे साथ बैठा है, तो पेपर में ना उसकी हालत कोई इतनी अच्छी नहीं थी। पेपर आसान था, पेपर मुश्किल नहीं था, लेकिन उसकी कोई हालत इतनी अच्छी नहीं थी। जब पेपर ख़त्म हुआ तो मैंने उससे वजह पूछी, तो उसने कहा कि यार मुझे पेपर आता था सारा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिमाग चला नहीं, क्योंकि मैं पूरी रात सोया ही नहीं, मैं पूरी रात पढ़ता रहा था। और फिर यहाँ पर आके मुझे नहीं समझ आई कि मेरे साथ क्या हो रही है। और आपको पता है जब आप जागते रहें पूरी रात तो अगले दिन आपका दिमाग कैसे रिएक्ट करता है वो समझाया नहीं जा सकता, वो फील किया जा सकता है। और आप लोगों ने फील किया ही होगा कि बंदा जब ना सोया हो तो उसका दिमाग कैसे रिएक्ट कर रहा होता है। तो उसकी कुछ ऐसी कैफियत थी जिसकी वजह से उसका पेपर रह गया। तो इट मीन्स के पेपर से पहले नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो सिर्फ पढ़ के चले जाना बात नहीं है, कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि पेपर के अंदर जब आप पेपर पढ़ लेते हैं तो कुछ लोग पूरा पेपर रीडिंग टाइम में पढ़ना शुरू कर देते हैं। जो 15 मिनट का आपको शुरू में रीडिंग टाइम मिलता है, जो लोग पहली दफ़ा कैफ में आ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आपका ये पेपर 3 घंटे का होता है, लेकिन आपको पेपर ना 9 बजे क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है।
ठीक है, 9 से लेके 9:15 तक 15 मिनट तक आप वो क्वेश्चन पेपर जो है वो देख सकते हैं, लेकिन आपके पास आंसर शीट नहीं होती। तो उस दौरान आप पेपर पढ़ लें, जो क्वेश्चन पहले करना है वो मार्क कर लें, कुछ प्लानिंग कर लें, जो भी आपने 15 मिनट में रीडिंग टाइम में करना है वो कर लें। 9:15 बजे आपको आंसर शीट्स मिलेंगी, तो फिर आप उसके बाद लिखना शुरू करते हैं। ये तरीका है कैफ के अंदर। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग उस 15 मिनट के अंदर पूरा पेपर पढ़ना शुरू कर देते हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक गलती है। जब आप पूरा पेपर पढ़ लेंगे ना, तो लाजमी कोई एक दो चीज़ें तो ऐसी निकलेंगी जो आपको नहीं आती होंगी। अब जब वो चीज़ें नहीं आएंगी ना, तो उसी वक्त जो है ना वो अपना मोराल छोड़ देंगे, ओहो ये क्या हो गया। तो वो जो चीज़ है ना, वो फिर सारा जो है ना आपका पेपर पे इम्पैक्ट डाल देती है। इसीलिए बेहतर यही होता है कि आप सिर्फ सवाल की ना रिक्वायरमेंट पढ़ा करें, पूरा सवाल पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। रिक्वायरमेंट पढ़ ली, रिक्वायरमेंट पढ़ने पे आपको बड़े आराम से अंदाज़ा हो जाता है कि इसके ऊपर सवाल में क्या पूछा गया होगा, अंदाज़ा तो ही जाता है। वहाँ से आप ये डिसाइड करें कि सबसे पहले मुझे कौन सा सवाल करना है, और जो सवाल करना है ना 15 मिनट में बस वही सवाल पढ़ें, और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, वो आपने देखा होगा ना कि कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है और उसको लगता है कि मैं सेफ हूँ। आपने भी कुछ ऐसा ही करना है। ठीक है, आपने रिक्वायरमेंट पढ़ ली, बाकी जो भी लिखा हुआ है उस कबूतर बन के आंखें बंद कर लें, जो भी लिखा हुआ है बाद में देखेंगे। फिलहाल एक सवाल उठा लें जो रिक्वायरमेंट पढ़ के आपको लग रहा है कि ये सवाल बड़े अच्छे तरीके से हो सकता है, उसको उठाएं और उसको शुरू करें। तो इट मीन्स के पेपर में मॉरल क्या है, पेपर में पैनिक नहीं करना। जहां पे आप पैनिक कर गए ना, वहां पे काम खराब हो गया। तो दूसरी चीज क्या हुई कि पैनिक अगर नहीं करेंगे तो फिर भी पास होने के चांसेस हैं। और तीसरी बात, जो टेक्स्ट में तो चलने अप्लाई होती है, बाकी सब्जेक्ट जो मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, स्पेशली कॉस्ट हो गया, FR 2 हो गया, FR 1 हो गया, उसमें तो बहुत ज़्यादा अप्लाई होती है आपका कॉन्फिडेंस। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो फिर इंशाल्लाह आपका पेपर निकल जाएगा। लेकिन अगर आप पेपर तक पहुंचते हुए आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करती है। अक्सर लोग पूरा सेशन मैथमेटिकल सवाल करते हैं और कहते हैं सर मेरा तो आंसर मैच ही नहीं होता, मैं तो न्यूमेरिकल कर करके थक गया, मेरा तो कभी आंसर मैच ही नहीं हुआ। देखिए, याद रखिएगा, आपको आपका जो पेपर चेक होता है वो ऐसे चेक नहीं होता कि अच्छा आंसर मैच हो गया तो ठीक, आंसर मैच नहीं हुआ तो पूरा सवाल गलत। ऐसे कभी भी नहीं होगा, याद रखिएगा, ऐसे कभी भी नहीं होगा। आपको मार्क्स मिलते हैं यहाँ पे हर स्टेप परफॉर्म करने के। ठीक है, अगर आपने ऊपर एक स्टेप सारा सही परफॉर्म किया, आंसर गलत है, तो ऊपर सारे नंबर आपको मिलने हैं। ठीक है, तो ये बात भी ज़हन से निकाल दें कि जी अगर आंसर गलत हुआ तो सारा क्रॉस, बैलेंस शीट मैच ना हुई तो सारा क्रॉस। सर मेरी तो बैलेंस शीट आज तक मैच नहीं हुई। और अगर इस तरह से पेपर चेक होते ना कि आंसर गलत है तो सारा गलत, मैं कभी भी आपके सामने ना बैठा होता, मैं कभी भी यहाँ पे क्वालिफाइड ना होता, मेरा क्या शायद कोई भी क्वालिफाइड ना होता, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं हर स्टेप परफॉर्म करने के। और एक आखिरी बात जो आपके साथ कर दूँ वो ये है कि मैं आपसे बल्कि एक सवाल पूछता हूँ। लेट्स अज्यूम आप लोग इंट्रो टू अकाउंटिंग तो पढ़ के ही आए हैं सारे, ऐसे ही है, और आप लोगों को अंदाजा तो है ही कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कैसे बनती है। जी सबसे ऊपर सेल्स होती है भाई, लेट्स अज्यूम सेल्स थी 1000 की, आपने 1000 की लिख दी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल आनी चाहिए थी 600 की, लेट्स अज्यूम आपने लिख दी, गलत हो गया, गलती हो गई। इसके बाद क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट, ये भी गलत हो गया गलत। इसके बाद आप एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, नेट प्रॉफिट निकालेंगे, लेट्स अज्यूम 50, ये भी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि ये गलत था, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इन सब के नंबर कट जाएंगे, इन सब के नंबर कटेंगे नहीं, नंबर आपके सिर्फ यहीं पे कटेंगे, ये ठीक होगा, ये ठीक होगा, इन दोनों के नंबर आपको पूरे मिलेंगे। क्यों मिलेंगे पूरे, क्योंकि ये दोनों आपने इस गलती के हिसाब से तो ठीक कैलकुलेट किया ना, यानी इसमें जो गलती हुई वो इसकी वजह से हुई। बात समझ आ रही है, इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंशियल मिस्टेक्स आर नॉट पेनलाइज्ड। जो गलतियां किसी दूसरे गलती की वजह से हो रही हो, सजा नहीं मिलती। तो इसका मतलब है कि आपको इनके नंबर पूरे मिलेंगे। ये वही बात है कि जी जो गुनाह आपने दुनिया में किया होगा, अगर दुनिया में सजा मिल गई तो आखिरत में तो नहीं ना मिलेगी दोबारा, ऐसी है ना। तो यहां पर भी ऐसी है, जो गलती आपने कॉस्ट ऑफ सेल में कर दी है इसके नंबर वहीं कटेंगे, आगे नहीं कटेंगे। अच्छा, अब स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट जब एक सवाल देखता है ना और न्यूमेरिकल देखता है और वो सॉल्व करते हुए सोच रहा होता है कि भाई यहाँ पे ये मेरी गलती हो गई, लो जी सवाल ही गलत हो गया, वो वहीं पर सवाल छोड़ देता है। या उसको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कैलकुलेट कैसे होनी है, वहीं पर सवाल छोड़ देता है। ऐसा नहीं करना, ऐसा आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना। जो चीज़ नहीं समझ आ रही अपनी तरफ से कुछ भी लिख दें, अपने मोबाइल के आखिरी 3 डिजिट लिख दीजिएगा, कुछ भी लिख दीजिएगा, सवाल आगे लेके चलें, वहीं पे नंबर कटेंगे ना। कम से कम जो आगे सवाल आप कर सकते थे, जो आपको आता था, उसके तो नंबर मिलेंगे ना।
तो ये गलती कभी भी नहीं करनी पेपर में कि जी जो चीज़ नहीं समझ आ रही वो छोड़ दी और अगला वाला भी छोड़ दिया उसकी वजह से। जो नहीं समझ आ रही वो नंबर कुछ भी एज्यूम करे और आगे चले, कम से कम बाकी तो ठीक करेंगे ना। अब यहां पे अगर कॉस्ट ऑफ सेल नहीं आती तो कॉस्ट ऑफ सेल छोड़ के बैठ गए, ना ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, ना नीचे अदर एक्सपेंसेस लिखे, ना नेट प्रॉफिट निकाला, और इसकी वजह से बैलेंस शीट भी छोड़ के आ गए, क्योंकि पता ना आप लोगों को नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में जाती है, सारा कुछ छोड़कर आ गए। तो भाई ऐसे नहीं करना, कॉस्ट ऑफ सेल नहीं आती कुछ भी लिखें आगे चले, वो कॉस्ट ऑफ सेल के नंबर काट लेगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के तो नंबर देगा ना आपको, अदर एक्सपेंसेस निकालने के तो नंबर देगा ना, नेट प्रॉफिट के तो नंबर देगा ना, तो वो नंबर लें, वो क्यों लूज करते हैं आप। तो तीसरी बड़ी वजह ये होती है कि पेपर के अंदर जो है ना वो इस तरह की हरकतें कराते हैं। तो ये चीज आपने अपने साथ रखनी है। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, देखिए आपसे ये एज्यूम नहीं किया जाता कि 100 में से 100 नंबर आप लेंगे, ले ही नहीं सकते, सीधी सी बात है, एक इंसानी एक है अमल है, इसमें तो आप नंबर ले नहीं सकते पूरे। जब आप सेशन के दौरान प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपका 60 to 70% सोल्यूशन मैच हो रहा है ना, आई थिंक दैट इज सफिशिएंट, ये बहुत है। वजह क्या है जी, जब भी नया पेपर आएगा ना, आप 1000 सवाल भी कर लेंगे ना, पेपर में 1001वां सवाल आना, ये बात तो आपको पता ना। अब आप जितने भी सवाल कर लेंगे ना, याद रखिएगा कि पेपर में जो सवाल आता है ना, वो 50% वो सवाल होता है जो पिछला ही होता है, पिछली बातें रिपीट हो रही होती हैं। वो तमाम चीज़ें आपको आएंगी प्रैक्टिस करके, जो आप सेशन के दौरान आपको सवाल दिए जाएंगे, क्योंकि 30-35 न्यूमेरिकल इनकम टैक्स में है, कोई इतनी सेल टैक्स में है, तो इतने सवाल बहुत होते हैं। तो जब आप ये सवाल कर रहे होंगे ना, तो आप पेपर में जब जाएंगे तो पेपर में आपको 50-60% यही सवाल नजर आएगा, बाकी 30-40% एक नया सवाल होगा। तो वो जो 30-40% का नया सवाल है ना, वो आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, उसमें से भी आप 10-12% टैकल कर लेंगे, बाकी 20-25% वो मुश्किल होगा। वो हो जाए अच्छी बात है, ना भी हो तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। 60-65-70% तो आप कर ही आए हैं, और आपको पता है 100 में से कितने वाला पास होता है, 50 वाला। क्या मतलब है इसका, 100 में से 50 का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आधा पेपर आप गलत करके आ सकते हैं, आधा पेपर गलत भी होगा ना, इसका मतलब है आप पास हैं। सर इतनी बड़ी आपको रिलैक्सेशन कौन देगा कि आधा पेपर गलत भी हो और आप पास हैं। तो सर मैं तो फिर आपको 30% तक का कह रहा हूँ कि 70% आप कर ही लेंगे, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें आपने, और ये बात सब पेपर्स के लिए थी, सिर्फ टेक्स्ट के लिए नहीं है, सब पेपर के लिए है। तो ये 3-4 चीज़ें आपने जहन में रखनी है। इन चीज़ों, बाकी वक्त के साथ साथ भी इंशाल्लाह आपको बताता रहूँगा, तो इन चीज़ों को लेके चलते रहेंगे। टेक्स्ट का पेपर पास करना कोई मुश्किल काम नहीं है, शायद कैफ का वन ऑफ द ईजीएस्ट पेपर है पास करना, उसकी वजह मैंने आपको बता दी। इन 2 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस रखिएगा, इसमें गलती का चांस नहीं देना, आराम से 35 नंबर ले लेंगे। और अगर इनकम टैक्स उर्दू में याद होगा ना, तो सर देखें 30 से 35 मार्क्स का तो न्यूमेरिकल आ रहा है आपको इनकम टैक्स के अंदर, तो वो 30 मार्क्स का न्यूमेरिकल जब कर लेंगे, उर्दू में याद होगा तो न्यूमेरिकल तो आप कर ही लेंगे। तो क्या आप 60 में से 14-15 नंबर नहीं ले सकते, आप बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये पेपर पास होने वाला है, और ये पेपर पास हो जाता है बशर्ते ये कि पढ़ के गए हो। अगर पढ़ के गए होंगे तो पेपर निकल जाएगा। सर अभी आपने पेपर दिया, मुझे नहीं पता आपकी तैयारी किस तरह की थी, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा, पेपर के बारे में क्या रिव्यूज़ हैं आपके? शॉर्ट भी था, उसके बीच में तकरीबन उन्होंने 70 मार्क्स के न्यूमेरिकल। बिल्कुल, आई कैब इस तरह की हरकतें कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया 67 मार्क्स का न्यूमेरिकल, तो आई कैब ये हरकतें कर रहा है, लेकिन उसमें मेरे ख्याल में कोई मसले वाली बात नहीं है। न्यूमेरिकल आ जाए मेरे हिसाब से तो ज़्यादा आसान बात है, आपका रट्टा बच गया, ठीक है, क्योंकि रट्टे में थ्योरी भूलती है ना पेपर के अंदर, न्यूमेरिकल तो नहीं भूलता। न्यूमेरिकल तो जो आपने 6 महीने में प्रैक्टिस की होगी वही साथ चलनी है, वो एक नाइट में तो नहीं भूलती, थ्योरी भूल जाती है। तो मेरे ख्याल में ये तो एक अच्छी बात है कि न्यूमेरिकल पूछ रहा है वो आपसे। ओके, किसी का कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? चाय मिल जाएगी यार समीर, एक चाय का कह, हाँ कह दे यार, एक कप चाय। कोई सवाल किसी का, कोई सवाल नहीं है? कितने पेपर उठाए हुए आपने, कौन कौन से? फर्स्ट 3 कौन कौन से? लॉ छोड़ दिया, क्या लॉ पास है? अच्छा लॉ दिया हुआ है। सर आपके क्या हालात है? CMA पास है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बीच में किधर गायब हो गए? अच्छा पूरी पूरी टाइम नहीं छोड़ दी सर? FR और CMA
सर CMA भी दिया उसका, अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। वो कैसा हुआ? वो फिर अच्छा हुआ, वो तो नहीं आसान पेपर आया, काफी आसान कॉन्फिडेंस है सर। उम्मीद तो ये है। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे। सर बिलो CMA छोड़ दिया मैं भी सर, CMA आपने भी छोड़ा हुआ है? CMA नहीं किया, ओके जी। अभी CMA छोड़ा हुआ है, CMA छोड़ा हुआ, CMA क्यों छोड़ देते हैं? ये सब नहीं छोड़ दिया, क्या क्या वजह है? मुश्किल है ये किसने पता? आपने पढ़ा? तो फिर आपको क्या पता मुश्किल आसान? बस ये बड़ी गड़बड़ है, यकीन करें ये बड़ी गड़बड़ है। ये जो प्रॉब्लम होती है ना, जब आप एक स्टूडेंट क्लास में बैठता है ना, दो प्रॉब्लम मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जी सीनियर्स ने कह दिया, दोस्तों ने कह दिया पेपर मुश्किल है, तो बस ज़हन में बैठा लिया ये पेपर मुश्किल है, और क्लास में हम बैठे ये सोच के ये तो मुश्किल है, ये तो मुश्किल है। यकीन करें वो वाकई मुश्किल बन जाता है। जब आप ये सोचते हैं ना ये मुश्किल है, इंसान की वो नफ्सियात है ना, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो जाता है बंदे के ऊपर, तो ये मुश्किल है। हम ये सोच के क्लास में बैठते हैं तो पेपर मुश्किल हो जाता है। अब आप में से मुझे पता नहीं कि CMA मेरे से तो नहीं है, आप पढ़ ही नहीं रहे तो मेरे से तो कोई नहीं पढ़ा होगा। CMA की क्लास में ये बात जो है ना ये बारहा डिस्कस होती है कि जी एक दफ़ा क्लास में ये सोच के बैठ जाते हैं कि पेपर बड़ा मुश्किल है, और वो पेपर वाकई मुश्किल बन जाता है। हम सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लेते हैं। वो पेपर मुश्किल नहीं भी होता ना, जो चीज़ें उसकी मुश्किल नहीं भी होती वो भी मुश्किल बन जाती हैं। एक तो ये प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये चले थोड़ी कम है लेकिन है बहरहाल, हम टीचर को जो है ना वो बड़ा एक कर लेते हैं। एक स्टूडेंट का बिल्कुल राइट है कि जब वो अपनी टीचर की सिलेक्शन करे तो उसके लिए आखिरी हद तक जाए, ये एक स्टूडेंट का 100% राइट है। उसको रिसर्च भी करनी चाहिए, उसको दुनिया से पूछना भी चाहिए, और आप लोगों के लिए तो ज़िंदगी है ही बहुत आसान। आप यूट्यूब पे टीचर का नाम लिखें, कोई ना कोई लेक्चर उसका निकल ही आएगा, तो वहाँ से आप उसके 1-2 लेक्चर देखें, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैसा पढ़ाते हैं। तो आप लोगों के लिए तो ये मुश्किल बात नहीं है। बिल्कुल रिसर्च करें, आखिरी हद तक जाएं, सब फैसला करें, लेकिन जब आप एक दफ़ा फैसला कर चुके हो उसके बाद उस टीचर पे अंधा एतमाद करें। ठीक है, रिसर्च 100% करें, लेकिन जब आपने सेलेक्ट कर लिया ना कि ABC जिनसे भी पढ़ना है, उसके बाद उन पे अंधा एतमाद करें। हम क्या करते हैं, एक तो दोस्तों की बातें ज़हनों में लेके बैठ जाते हैं कि पेपर बड़ा ही मुश्किल है, दूसरा पता नहीं यार इनको तो पढ़ाने नहीं आता। ये दो चीज़ें जब आप अपने दिमाग में लेके बैठेंगे ना कि यकीन करें पेपर वाकई पास नहीं होगा। आपको मैं मज़े की अपना वाक़या सुनाता हूँ, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, ना मैं कॉलेज का नाम लूँगा। मैंने जहाँ से भी CA किया वहाँ पे एक सब्जेक्ट पढ़ा, और वो एक ऐसे टीचर थे जिनके बारे में मेरी क्या पूरी क्लास की साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बन गया था कि ये नहीं पढ़ाते, इनकी समझ ही नहीं आती। पढ़ाते तो वो थे ऐसी बातें, बस ये था कि इनकी समझ नहीं आती। एक मेरा दोस्त था, वो कहता है नहीं नहीं यार समझ आती है, कोशिश तो करो समझ आएगी यार, ऐसी क्या बात है। वो बस तो यार नहीं तुम फारग हो, तुम्हें आ जाएगी समझ, हमें नहीं समझ आएगी। यकीन करें पूरी क्लास में वो अकेला मेरा दोस्त ही पास था, हम सारे उड़ गए। अब फेल होने की बात मैं खुद बता रहा हूँ, लेकिन चले कोई बात नहीं। और उसके बाद जब मैंने अपने मनपसंद टीचर से वो बात पढ़ी तो मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि यार ये बातें तो वही कर रहे हैं जो वो कर रहे थे। मैंने कभी उनकी बात सुनने की कोशिश ही नहीं की। तो इसका मतलब है अगर उनकी बात सुन ली होती, जेन में बिठा लिया होता कि यार ये कुछ कर लेंगे, तो शायद पास हो जाता पेपर। अब जैसे आजकल के लोगों ने ये जेन में बना लिया हुआ ना कि ये हुकूमत से कुछ नहीं होना। वैसे ही मुझे नहीं पता आप लोग कौन है, मैं पॉलिटिक्स डिस्कस भी नहीं कर रहा, लेकिन बाला जेन में बैठ गया है क्या फारग है ये लोग। क्यों समीर? ऐसे ही है। तो वो कुछ करेंगे भी ना तो जेन में ही बैठे फारग है ये लोग। अब देखें वो कितना कुछ बोलते हैं, ये हो गया, ये कोई यकीन करने को तैयारी नहीं है, क्योंकि सबने जेन बना लिया हुआ है कि ये ऐसे हैं। तो इंसान जब जेन बना लेता है ना किसी चीज़ के बारे में कि ऐसे है, वो फिर चीज़ वैसे ही रहती है, वो फिर ठीक नहीं हो सकती। तो ये दो चीज़ें जो है ना, ये ज़रा थोड़ी सी ना इज्तनाब किया करें, अपनी राय खुद बनाने की कोशिश किया करें, सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना किया करें। ये मेरा एक छोटा सा मशवरा है, ये शायद आपके क्लास में बैठने के काम आ जाए। वरना फिर आप जब दोस्तों, क्योंकि हर बंदा आपको ओपिनियन देता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देगा, कोई कहेगा अच्छा है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली सोशल मीडिया तो सारे यूज़ करते हैं, उस पर मैं अक्सर देख रहा होता हूँ कि विच टीचर इज़ बेस्ट फॉर द टैक्स, विच इज़ बेस्ट फॉर CMA, विच FR1 फॉर ऑडिट फॉर MFA, वो सारा कुछ लिखा होता है।
और मैं नीचे कभी कभार वेला बैठा हूँ तो कमेंट्स भी खोल के पढ़ लेता हूँ, तो उसमें बस हर एक ने अपनी अपनी फनकारी लिखी होती है। तो फिर जहन में यही आता है कि यार जिसका जैसा तजर्बा है उसने वही बात लिखी हुई है। एक स्टूडेंट कहता है जी समझ नहीं आती, आप उसको ज़रा थोड़ा सा इंक्वायर करेंगे तो पता लगेगा कि जी उसने 50 क्लासें तो मिस की हुई अंदर से, तो उसको क्या समझ आनी है, लेकिन उसने अपना कमेंट वहाँ पे दे दिया और जो शख्स उससे पूछ रहा है उसका पूरा सीन जो है वो ख़राब हो गया। तो ये चीज़ें ना मेरे ख्याल में बेहतर ये है कि बजाय पूछने के आप यूट्यूब पे टीचर का नाम लिखें। मेरे ख्याल में इस वक्त जितने भी टीचर मार्केट में सबका कुछ ना कुछ तो यूट्यूब पे लेक्चर पड़े ही हुए, सुने 2-3 लेक्चर, आपको खुद ही समझ आ जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो अपनी राय कोशिश कीजिएगा खुद बनाने की। खैर एनीवेज, ये तो अब अगली दफ़ा के लिए, अब तो आपने फैसला ले लिया, जो पैर पे कुल्हाड़े मारने थे मार लिया आप लोगों ने। इंशाल्लाह अगली दफ़ा देखेंगे। ले जी, अब हम शुरू करते हैं जी। आपके इनकम टैक्स के गालिबन 17 चैप्टर्स हैं आपकी किताब के अंदर, और 18वां चैप्टर जो है वो न्यूमेरिकल्स का है, जिसमें पास्ट पेपर के आज तक जितने भी न्यूमेरिकल्स आए हैं वो सारे के सारे विद सोल्यूशन उसके अंदर मौजूद हैं। इसमें से जो चौथा चैप्टर है ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स का है, जहाँ से इनकम टैक्स का प्योर आगाज़ होता है। इससे जो पहले 3 चैप्टर्स हैं वो मैंने आपको बताया, वो बिल्कुल वो भी अलग दुनिया है। उसके अंदर पाकिस्तान के आइन, कॉन्स्टिट्यूशन और टैक्स की बेसिक्स के बारे में बातें हैं, वो टोटल सेपरेट हैं। उसका पढ़ना इस चौथे चैप्टर के लिए ज़रूरी नहीं है। तो हम चौथे चैप्टर से आगाज़ करेंगे जी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स। और इसमें भी अब माजरत के साथ हमारा जो टैक्स का कोर्स है वो थोड़ा सा ज़रा आगे पीछे होकर चलता है। पॉइंट ये है कि हम शायद सीक्वेंस में ना पढ़े हो चीज़ें, हम पहले एक चैप्टर पढ़े हों, फिर हो सकता है मैं इसके बाद 9वें पे चला जाऊँ, फिर 10वें पे चला जाऊँ, फिर 11वें पे चला जाऊँ, फिर वापस 6ठे पे आ जाऊँ। तो वो चूँकि थोड़ी सी मसलत रखनी थी आई कैप की किताब के साथ, वो भी रखी हुई है, लेकिन पढ़ाया उस अंदाज में जाता है कि आपको समझ आ जाए। बट एट द एंड ऑफ द डे इंशाल्लाह आपकी पूरी किताब जो है वो 100% कवर्ड होगी और सारी लिंकिंग आपकी ऑटोमेटिकली इस्टेब्लिश होगी। तो इसके अंदर अगर हम अगले सफ़े पे आ जाएं, पेज नंबर 2 पे जो आपके सामने हैंड आउट है, यहाँ से हम आगाज़ करेंगे चीज़ों का। और सबसे पहले हमने रेजिडेंट इंडिविजुअल से बात को शुरू करना है। ये बात मैं कोई इस वक्त कोई 70वीं 80वीं दफ़ा बताने लगूँ। आप लोगों ने पहली दफ़ा पढ़नी है और कोशिश कीजिएगा कि इस अटेम्प्ट में पेपर पास कर लें। उसकी वजह यह है कि जून में बजट आता है, पता है ना आपको, बजट का पता है ना आप लोगों को, जून में बजट आता है। वो जैसे ही बजट आता है ना तो उसमें सारे का सारा टैक्स जो है वो चेंज हो जाता है। तो डरे उस दिन से कि आपको दोबारा से ना कहीं पढ़ना पड़ जाए, और जब वो टैक्स नया होगा, चेंज होगा, तो बड़ा ही मुश्किल काम होता है पुराने वाले को भुला के नए वाले को याद करना। तो आप तब सवाल कर रहे होते हैं सर पहले तो ये था अब क्यों हो गया ये सर हर साल ये चेंज हो जाता है। जब भी बजट आता है ये आपका कानून चेंज हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अभी से पास करके ना तो निकल जाए, ताकि अगली दफ़ा ना मसला ना हो कहीं। ठीक है, खैर एनीवेज कोई मसले वाली बात नहीं। कोई 2-3 चीज़ें जो हैं अब वो आपको पहले मैं बता दूं, उसके बाद फिर हम प्रॉपर इसकी तरफ आएंगे। कैलेंडर ईयर का पता है आपको क्या होता है? ये जो आपका जनवरी से लेकर दिसंबर तक होता है इसको कैलेंडर ईयर बोलते हैं ना। यानी कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर पे ख़त्म होता है। अभी हम कौन से कैलेंडर ईयर में हैं? 2023। हम इस पीरियड में फॉल कर रहे हैं। इससे पिछला कैलेंडर ईयर कौन सा था? ये हो गया 2023, कैलेंडर ईयर 2023। पिछला कौन सा था? 1 जनवरी 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022, ये था कैलेंडर ईयर 2022। और आने वाला कौन सा है भाई? 24 2024। तो ये बन गया कैलेंडर ईयर 2024। टैक्स के अंदर हम कैलेंडर ईयर की बात नहीं करते, इसके अंदर हम टैक्स ईयर की बात करते हैं। ओके, टैक्स ईयर यहाँ पे नॉर्मली जुलाई से जून तक होता है, यानी कि 1 जुलाई से लेके 30 जून। आज क्या तारीख है? 20 मार्च 2023। ओके, इट मीन्स के अगर मैं आपसे कहूं कि हम 1 जुलाई 2022 से लेके 30 जून 2023 वाले पीरियड में फॉल कर रहे हैं, ऐसे ही है। ओके, तो ये है जी टैक्स ईयर 2023, जहाँ पे ख़त्म होता है बेसिकली उसको करते हैं, वरना ये पहला सफ़ा टैक्स ईयर के मुतालिक है। कल इसके बारे में बड़ी डिटेल से बात होगी। ठीक है, तो टैक्स ईयर 2023। इसके बाद जो टैक्स ईयर गुजरा है शायद वो था 1 जुलाई 21 से लेके
30 जून 22, ऐसे ही है। अब ये जब 23 खत्म होगा तो इसके बाद कौन सा आएगा जी, ये कम जुलाई 23 से लेके 30 जून 24। तो जहां पे 30 जून खत्म हो रही है ना वही टैक्स ईयर होता है। ये टैक्स ईयर 2022, ये कहां पे खत्म हो रहा है 2024 में, सो टैक्स ईयर 2024। तो टैक्स के अंदर हम टैक्स ईयर की बात करते हैं, हम कैलेंडर ईयर की बात नहीं करते। ओके, तो आज के बाद जब भी मैं ईयर का नाम लूं तो आपने समझना है कि वो टैक्स ईयर ही है। कैलेंडर ईयर की बात जब एक्सप्रेसली कहूंगा कैलेंडर ईयर तो कैलेंडर ईयर है, अदरवाइज इट इज टैक्स ईयर। ओके, अगली बात इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की बात हो रही है, सेल टैक्स की कोई बात नहीं हो रही। इनकम टैक्स जो है साल में सिर्फ एक दफा ही पे किया जाता है, वंस इन अ ईयर, और ईयर से मुराद टैक्स ईयर है। ओके, साल में एक दफा ही पे किया जाता है। कब पे किया जाता है, चैप्टर 15 में जब पढ़ जाएंगे तो वहां पे जाके देखेंगे कब पे किया जाता है। तो ये साल में एक दफा ही पे किया जाता है। ठीक होगी बात, यहां तक सब क्लियर है? ओके, कुछ डेफिनेशंस आपको यहां पर मिलेंगी इस किताब के अंदर। डेफिनेशंस दो तरह की होती हैं। कोई भी चीज है जिसकी डेफिनेशन है उसके आगे हो सकता है लिखा हो मींस, या हो सकता है लिखा हो इंक्लूड्स। डेफिनेशन इस तरीके से हो सकता है शुरू होगी। कोई भी डेफिनेशन है, मिसाल के तौर पे एक कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का, चैप्टर 5 में आएगा, उसके आगे हो सकता है लिखा हो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग मींस। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि जो लॉ कह रहा है इसका मतलब वही है और कोई मतलब नहीं निकालना इसका। तो जहां पे मींस आ जाए इसका मतलब यह है कि जो लॉ कह रहा है बस यही मतलब है, आपने अपनी फनकारी कोई नहीं लगानी। जहां पे इंक्लूड्स लिखा होगा वहां पे मतलब यह है कि जो मैं कह रहा हूं वो तो है ही, जो लॉ कह रहा है वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा अगर डिक्शनरी में भी कुछ लिखा हुआ ना इसका मतलब तो वो भी है। बात समझ आ गई? तो मींस का मतलब ये होगा कि जो लॉ कह रहा है बस यही है, इससे बाहर नहीं निकलना। लेकिन इंक्लूड्स का मतलब ये होता है कि जो लॉ कह रहा है वो तो है ही, साथ जो डिक्शनरी में लिखा हुआ है वो भी इसका मतलब है। तो इंशाल्लाह जब चैप्टर 5 की डेफिनेशंस में आएंगे तो वहां पर भी मैं आपको ये बात दोबारा से रिपीट कर दूंगा। बात समझ आ गई? ओके, आगे चलते हैं जी। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जी रेजिडेंट इंडिविजुअल का, पेज नंबर 2 पे आपको नजर आएगा। अच्छा, रेजिडेंट इंडिविजुअल के आगे अगर आप देखेंगे ना तो लिखा हुआ है सेक्शन 82। सर इनकम टैक्स जो है ना, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इसको ना डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1 2 3 4 5 6 और एंड तक ये आई थिंक 242 तक जाता है शायद गालिबन, ये 242 तक डिवाइड किया गया है। रेजिडेंट इंडिविजुअल का है सेक्शन 82। आपने अक्सर देखा होगा टीवी के अंदर आइन की दफा 300 फलाने के तहत, आइन की शिक दिस के तहत, वो बेसिकली ना सेक्शन होता है, उर्दू में उसको कहते हैं दफा या शिक, इसको ये बोलते हैं। तो बहरहाल ये सेक्शन 82 है। पेपर में ये सेक्शन ना तो लिखने की जरूरत है और ना ही याद करने की जरूरत है, ये बस आपके रेफरेंस के लिए लिखा गया है कि अगर आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की असल किताब कानून की लेकर आएंगे ना तो उसमें सेक्शन 82 के आगे रेजिडेंट इंडिविजुअल लिखा होगा। ठीक होगी बात, ये बात समझ आ गई? आगे ये A B C, ओह बी तो मिस हुआ हुआ इसमें, ये क्या बात हुई, गलती होगी? ACD लिखा हुआ है, बी तो आई नहीं। सर ये गलती नहीं है, कानून के अंदर भी ये A, C और D ही लिखे हुए हैं। बी भी होता होगा लेकिन वक्त के साथ वो ओमिट कर दिया गया होगा। तो जब कोई चीज ओमिट हो जाती है ना तो उसकी जगह पे बी नहीं आ जाता, बस वो कानून में हमेशा लिखा रहता है कि बी ओमिट हो गया बस। तो वो सी रहता है, बी कोई नहीं हो सकता, बी वही है जो ओमिट हो गया। कल को वापस इंक्लूड करेंगे तो वो बी हो जाएगा, वरना वो बी उड़ा रहेगा। तो ये गलती नहीं है कोई किताब के अंदर, या आपको काफी जगहों पे ये चीजें किताब के अंदर नजर आएंगी, मैं साथ साथ आपको बताता रहूंगा। एनीवेज, सबसे पहले है जी रेजिडेंट इंडिविजुअल। रेजिडेंट क्या होता है भाई, और इसका हम सर फ्री रखते हैं, जज़ाकल्लाह। रेजिडेंट क्या होता है और हम रेजिडेंट का पता क्यों लगाते हैं? देखिए, रेजिडेंट का पता क्यों लगाते हैं इसका जवाब आपको 4 से 5 दिन बाद मिलेगा कि क्यों पता करना जरूरी है कि ये शख्स रेजिडेंट है कि नहीं है। आप में से अक्सर लोग हो सकता है उनके फैमिली में कोई लोग परमानेंट रेजिडेंट पे मुल्क से बाहर जा चुके हों। कभी ये बात सुनी आपने कि उसको PR मिल गई है? PR का वर्ड सुना कभी आपने? इमिग्रेशन तो होते ना, इमिग्रेशन करा लेते हैं लोग, वो जो इमिग्रेशन करा के दूसरे ममालिक में चले जाते हैं ना उनको वहां की PR मिलती है। वो जो वीजा होता है ना, PR का वीजा होता है, एंड PR स्टैंड्स फॉर परमानेंट रेजिडेंस।
तो वहां से ये वर्ड निकला हुआ है रेजिडेंट, रेजिडेंट इंडिविजुअल। क्यों पता लगाना जरूरी है कि एक शख्स रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है? ये बात 5 दिन बाद जाके क्लियर होगी, अभी मैं बता ही नहीं सकता, क्योंकि एक और कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाना है, उसके बाद समझ आएगी। फिलहाल बस आसान बात ज़हन में रखें कि एक वर्ड है रेजिडेंट इंडिविजुअल। फिलहाल 2 चीजें यहां पे लिख रहा हूं, वैसे 3 में से कोई एक शर्त भी पूरी हो जाए तो कहा जाएगा कि ये शख्स पाकिस्तान में रेजिडेंट इंडिविजुअल है। मैं फिलहाल आपके सामने 2 लिखना रखूं। एक शख्स अगर पाकिस्तान में एक टैक्स ईयर में 183 डेज या उससे ज्यादा रहे तो वो शख्स उस टैक्स रेजिडेंट इंडिविजुअल कहलाएगा पाकिस्तान के अंदर। ठीक होगी बात? एक शख्स का स्टे एक टैक्स ईयर में अगर 183 डेज या फिर उससे ज्यादा होगा तो उस टैक्स ईयर में कहा जाएगा कि यह शख्स पाकिस्तान में रेजिडेंट इंडिविजुअल है। क्लियर होगी बात? एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं कि एक शख्स 1 जुलाई 2022 को पाकिस्तान आया और ये शख्स 31 जनवरी 2023 तक पाकिस्तान के अंदर रहा, तो मुझे ये बता दें कि ये टैक्स ईयर कौन सा, ये टैक्स ईयर, ये कौन सा टैक्स ईयर चल रहा है? 23, टैक्स ईयर 23। टैक्स ईयर 23 के हिसाब से बता दें कि क्या ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये देखना कि आप किस टैक्स ईयर का सवाल कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहता ना मुझे टैक्स ईयर 24 के हिसाब से बता दें, आपके ज़हन में फौरन सवाल आना था कि सर टैक्स ईयर 24 का मतलब तो है 1 जुलाई 23 से लेके 30 जून 24, तो सर डाटा आप मुझे टैक्स ईयर 23 का दे रहे हैं, सवाल आप मेरे से टैक्स ईयर 24 का पूछ रहे हैं, ये तो सवाल ही गलत है आपका। तो इसका मतलब है सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपसे रेजिडेंशियल स्टेटस पूछा जा रहा है वो किस टैक्स ईयर का पूछा जा रहा है। तो वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया 23 का, डाटा भी 23 का, चलें सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। अब देखते हैं ये टैक्स ईयर 23 में कितने दिन रहे। हाँ जी, कितने दिन रहे? अब आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कहेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 7 महीने, 7 × 31। ऐसे नहीं करना, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। आपको एक एक महीने के दिन गिनने पड़ेंगे। जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31। अगस्त में 31। नहीं पता, याद है क्या? नहीं याद? चलें आपको इसकी भी जुगाड़ बता देते हैं। सितंबर में कितने होते हैं? अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में। इनको टोटल करें जरा, कितने दिन बनते हैं? कैलकुलेटर तो होंगे ही आपके पास, हैं कि नहीं है? और अगर हैं तो खुद कैलकुलेट करते हैं, किसी बंदे को रखा हुआ है आजकल कैलकुलेट करने के लिए? विस कैलकुलेटर 215 भाई का वैसे ही दिमाग कैलकुलेटर है। 215 एक जरा और वेरीफाई कर दें, 215 ही बन रहे हैं। 215 ले जी। इनका स्टे टैक्स ईयर 2023 में कितना बन रहा है जी? 215। तो क्या शर्त पूरी हो रही है कि नहीं? बिल्कुल पूरी हो रही है। तो अगर एक शख्स का स्टे एक टैक्स ईयर में 183 या उससे ज़्यादा दिन हो तो उस शख्स को क्या कहा जाएगा? रेजिडेंट। तो ये भाई साहब जो भी हैं ये रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं। क्या आपको ये बात समझ आ गई? इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन? सब अच्छा है? ओके। अब कितने लोगों को नहीं याद कि किस महीने में कितने दिन होते हैं? कोई है आप में से? 1 और 2। जुगाड़ नहीं पता इसकी? हाँ ये वाली जुगाड़ है इसकी, ये देखें, ये ऐसे रखें हाथ। जनवरी से शुरू करें। जनवरी, फरवरी, सेंटर, ये 2 उंगलियों के जो है ना बोन्स, इनका सेंटर। जनवरी, फिर ये फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून और फिर जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सर जहां जहां आप ऊपर है ना वो 31 है, जहां जहां अंदर है वो 30 है, सवाए फरवरी के, वो आपको पता है 28। अब आप जरा हिसाब लगाएं सारे, देखें बात बनती है? जरा देखें दोबारा एक दफा खुद से ट्राई करें। एक तो मैंने बताया ना खुद ट्राई करें, पूरी जिंदगी आपकी स्कूल में गुजर गई। पता था कहीं, चले जिन लोगों को नहीं पता था, मुझे भी मेरे वालिद साहब ने बताया था जब मैं छोटा होता था, तो मुझे आज तक याद है। तो आपको भी चलें अब
एंड तक याद ही रहेगा। ठीक है जी, जिंदगी सुकून में आ गई। अब पेपर में ऐसे बैठ के गिनते रहिएगा। चलें, यहां तक कोई मसला? ओके, एक और एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं। रजिस्टर तो आप सबके पास होंगे ही। मेरा बैग दोस्त के पास है, और दोस्त किसके पास है? अदनान साहब। ये तो बात कुछ आगे चली गई है यार। रजिस्टर अपना एक बना के रखा करें, टैक्स का अलहदा बनाइए, बाकी सब्जेक्ट्स का अलहदा बनाइए। ओके, क्या है मेरे भाई की? हाँ जी, 18 और पीआरसी भाई का पास है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बीलॉ भी पास है इंशाल्लाह। और 19 साल की उम्र में आपका इंशाल्लाह कैफ भी पास होगा, यानी कि 23 साल की उम्र में भाई का सीए भी क्वालिफाई होगा माशाल्लाह। तो 24 साल की उम्र में कौन सी गाड़ी लेंगे? अभी सोचा नहीं है। क्या क्या करेंगे सीए बन के? क्या मर्जी से आए थे या क्या घर वालों ने भेज दिया? अच्छा अच्छा, कोई है आप में से जिसको चाचू ने कहा था बड़ा होकर सीए बनेगा? कि सब मर्जी से आए हुए हैं? आप मर्जी से आए हुए हैं? पक्की बात है। कुछ होते हैं बैलेंसिंग फिगर, कहीं एडमिशन नहीं हुआ तो सीए में आ गए, वैसा कोई सिनेरियो? ऐसा तो एक आधा होना चाहिए क्लास के अंदर, नहीं? भाई पे मुझे शक पड़ा थोड़ा सा। इंजीनियरिंग, मेडिकल, इंजीनियरिंग छोड़ के आया कि दाखिला नहीं हुआ? क्यों, कहाँ भी हुआ था दाखिला? जी, वो अच्छा यार इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी छोड़ के आ गए यार, क्यों नहीं गए वहां? क्या गए थे तो और आ गए बस? गए नहीं? फिर क्यों नहीं गया मेरा भाई यार? ये मैं पूछना चाहूंगा, क्यों नहीं गए? एनी रीजन? घर से दूर था, फीस ज्यादा थी, टीचर शौक नहीं था, तो वट एवर। अच्छा, आपका घर किधर है? मुरीद के, हाँ उससे तो काफी दूर है। तो अभी आप डेली आते हैं मुरीद के से? ठीक ठीक, मुरीद के किस जगह पे रहते हैं? नहीं, एक वो मुरीद के नारोवाल रोड भी जाता है ना अंदर। हाँ हाँ, अच्छा उस तरफ रहते हैं। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। अच्छा, आपको पता है कि मैं भी इंजीनियरिंग छोड़ के आ गया था सीए में। मैंने भी एंट्री टेस्ट दिया था, मेरा भी दाखिला हो गया था, लेकिन मैंने जाना ही नहीं था क्योंकि उस वक्त मेरी सीए की क्लासेस शुरू हो चुकी थी। वो मैंने वालिद साहब चूँकि मेरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, उनकी ख्वाहिश थी कि बेटा मेरा इंजीनियर बने, तो बेटा ने कहा कि देखें मैं बन सकता हूँ, लेकिन मैं बन नहीं रहा। कल को आप ये ना कह कि ये बना नहीं था, तो इसलिए मैं एंट्री टेस्ट में उनको बता के देखें। लेकिन बहरहाल बड़ी मेरी उनकी कोल्ड वॉर चलती रही बैक एंड, क्योंकि मैंने 2007 में की थी ना एफएससी, तो 8 में मेरा सीए स्टार्ट हो गया था, तो उस वक्त बड़ी कोल्ड वॉर चलती रही थी, क्योंकि उनको भी यही पता था कि सीए होता ही नहीं है, ये लोग पास ही नहीं करते। यही सुना हुआ था, सबने यही सुना होता है। तो वो बड़ा परेशान रहते थे, वो कहते थे यार कुछ भी कर लो सीए ना करो, ये तो होता ही नहीं है। तो बड़ा मसला रहा, बड़ा वो टेंशन में रहे। तो उन्होंने मेरी बात भला कब मानी आगे कि तुमने सही फैसला किया? जब कोविड आया। क्योंकि जब कोविड आया ना तो उनका सारा काम बंद, उनका बिजनेस है अपना, तो उनका काम बंद, क्योंकि इंडस्ट्री बंद हो गई थी तो उनका भी काम बंद। अब मेरा तो लैपटॉप था सर, वो तो घर बैठ के भी हो सकता है, तो मेरा फर्म माशाल्लाह भाग रही थी। तब उन्होंने कहा हाँ यार तुम्हारा फैसला सही था। तो 12 साल लगे मुझे उनको यकीन दिलाने में कि मेरा फैसला ठीक था। तो अच्छा कोई नहीं, उनको भी 12-15 साल लगेंगे। अच्छा, उन 2-3 माह में जान छूट गई सर, मैं तो 12 साल बाद मुझे ज़रा मौका मिला। चले खैर कोई बात नहीं। एक मिसाल लिखें जी, मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं और आपने मुझे बताना है कि ये भाई साहब रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। बताइए जी, तो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट? क्या बात है भाई, ज़ुबानी काउंट कर रहे हैं। सर आपने मेरे से सवाल नहीं पूछा। सर कौन सा टैक्स ईयर? कौन सा टैक्स ईयर? ये टैक्स ईयर 12 नहीं है, ये टैक्स ईयर 13 है। शुरू कहां से हो रहा है, खत्म कहां पर होगा? 30 जून 13 पे। तो सर टैक्स ईयर 13 का डाटा है ना आपके सामने। ओके, तो टैक्स ईयर 13 के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि ये भाई साहब रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। दिन कैलकुलेट करके बताएं, दिन कितने बन रहे हैं? 150 दिन, 150 दिन बन रहे हैं, सबके 150 बन रहे हैं। ओके, बिल्कुल नॉन रेजिडेंट।
एक और एग्जांपल लिखते हैं। टैक्स ईयर कौन सा बनेगा? 18। बताइए जी, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट? और दिन गिने मेरे भाई, दिन गिने, गिन लिया मेरे भाई ने। 184। अच्छा जी, 184 पहला गैर खत्मी गैर सरकारी नतीजा आ गया। बाकी बताएं सर आप। 184 तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट? रेजिडेंट, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। आगे चलते हैं जी। अब जरा मुश्किल काम करते हैं ना आप लोगों के लिए। कौन सा टैक्स ईयर है ये? कौन सा टैक्स ईयर है? 14 का डाटा ही है भाई ये, क्योंकि ये 14 वाले 12 महीनों के बीच में फॉल कर रहा है। बताइए जी। जी अच्छा, रिदम खराब हो गया। बताएं जी, 1 अक्टूबर 13 से लेके 31 मार्च 14 कितने दिन रहा? 180, पूरे 183, सबके 183 आ रहे हैं। अक्टूबर के कितने दिन बनते हैं जी? 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी के 28, मार्च के कितने बने? 182 के 3 भाई, 3 बोल रहा था। 182 तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट? नॉन रेजिडेंट, क्योंकि 183 से कम है ना। चलिए एक और एग्जांपल लिखते हैं। 1 अक्टूबर 15 से लेके 31 मार्च 16 कौन सा टैक्स ईयर है? हाँ जी बताएं। सेम ही हो गया 182। ओके हाँ जी बोलिए। नॉन रेजिडेंट 182 बन रहे हैं। ओके जी, सबके 182 बन रहे हैं। मेरे हिसाब से तो 183 बन रहे हैं। ओके बताइए जी, अक्टूबर के कितने? 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी के 29। लीप ईयर है जी। ये कैसे पता लगेगा कि लीप ईयर है कि नहीं है? साल कौन सा है जी? 16 2016 के आखिरी 2 डिजिट्स कौन से हैं जी? 16 क्या 4 पे डिवाइड होता है? होता है ना, तो लीप ईयर है। इससे ऊपर वाला कौन सा टैक्स ईयर है? 2014, क्या 14 4 पे डिवाइड होता है? नहीं होता, नॉट अ लीप ईयर। तो आखिरी 2 डिजिट्स अगर 4 पे डिवाइड हो रहे हो तो इट मींस इट इज अ लीप ईयर। तो पेपर में जरा थोड़ी सी आंखों के साथ साथ दिमाग भी खोल के रखना है कि ये लीप ईयर है कि नहीं है। और अगर लीप ईयर होगा तो फरवरी के 29 दिन रखने हैं। ओके 28 नहीं रखने। बात समझ आती है? और लीप ईयर का कैसे पता लगेगा ये भी आपको बता दिया गया। वैसे लीप ईयर आता क्यों है, किसी को पता? एनीवन नोस कि लीप ईयर 29 क्यों हो जाते हैं? क्या हमें दिल करता है 4 साल बाद फरवरी 29 का कर लें? 6 घंटे जमीन की रोटेशन ऐसा कुछ। जमीन जो है ना वो सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है कि सूरज जमीन के गिर्द चक्कर लगाता है? जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। जमीन जो सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है ना, वो एक चक्कर कितनी देर में कंप्लीट होता है? ठहर जाए यार, जरा इनको भी जरा पढ़ लेने देना। ये कोविड वाले सारे जो है ना छुट्टियां करते रहे घर में। बताएं जी, जमीन सूरज के गिर्द जो एक चक्कर काटती है कितने देर में काटती है? 365 दिन 6 घंटे में। वैसे इसके साथ 12 मिनट भी हैं, लेकिन 12 मिनट चले छोड़ दें। 365 दिन 6 घंटे। 4 साल बाद वो 6 घंटे मिलके कितने बन जाएंगे? 24 घंटे। तो एक दिन का फर्क पड़ जाएगा। उस एक दिन को पूरा करने के लिए फरवरी के 29 दिन कर दिए जाते हैं। ओके अच्छा, जमीन अपने एक्सिस पे भी घूमती है? अच्छा ऐसे भी होता है? वो क्या होता है? अच्छा वो दिन की बात होती है। हाँ वैसे वो दिन रात। पढ़ी हुई है फिजिक्स आप लोगों ने माशाल्लाह। यहां तो कोई सवाल? यहां तक किसी का कोई सवाल? चले एक एग्जांपल आखिरी करते हैं, ऊपर लिखते हैं जी।
1 जनवरी 2019 से लेके 30 सितंबर 2019, बताएं जी। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट? रेजिडेंट। कौन सा टैक्स ईयर है ये? ये कौन सा टैक्स ईयर है? टैक्स ईयर तो बताएं पहले। हाँ तो टैक्स ईयर बताएं ना कौन सा है। जी बिल्कुल, ये बीच में ना एक ब्रेक लग रही है भाई। क्या बीच में 30 जून 19 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब है 30 जून से पहले पहले वाला जो पीरियड है वो है टैक्स ईयर 19, और इसके जो बाद वाला पीरियड है वो कौन सा है? बात समझ आई? तो आई कैप इस तरह की शरारतें करता है पेपर के अंदर, ऐसे पास्ट पेपर भी मौजूद है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपको सवाल दिया जा रहा है वो किस टैक्स ईयर का दिया जा रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछता कि 19 का बता दें तो फिर आपने 1 जनवरी से 30 जून 19 तक का पीरियड गिनना था। और अगर मैं आपसे कहता 20 का बता दें तो आपने 1 जुलाई 19 से लेकर 30 सितंबर 19 तक का देखना था। ठीक होगी बात? और अगर दोनों का पूछ लूं तो फिर आपको दोनों हिस्सों को डिवाइड करना पड़ेगा। जिसने सारे महीने टोटल कर लिए होंगे ना उसका सवाल गलत हो गया होगा। बात समझ आई? तो इट मींस के कौन सा टैक्स ईयर है ये आइडेंटिफाई करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आए जी पढ़ते हैं अब क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 82 पे आए। एन इंडिविजुअल शेल बी अ रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर अ टैक्स ईयर। एक इंडिविजुअल को एक टैक्स ईयर में रेजिडेंट इंडिविजुअल कहा जाएगा इफ द इंडिविजुअल इज मौजूद इन पाकिस्तान। एक इंडिविजुअल पाकिस्तान में मौजूद है फॉर अ पीरियड ऑफ, आगे आ जाए कॉमा को छोड़े, 183 डेज और मोर इन द टैक्स ईयर। एक टैक्स ईयर में अगर एक इंडिविजुअल पाकिस्तान के अंदर 183 या उससे ज़्यादा दिन मौजूद है तो उस शख्स को उस टैक्स ईयर में कहा जाएगा कि ये पाकिस्तान में रेजिडेंट है। क्या आपको ये बात समझ आ गई? ओके। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि लेट्स अज्यूम एक भाई साहब हैं जिनका नाम है इमरान खान। ऑल करेक्टर्स आर प्योरली फिक्टिशियस, एनी रिजेम्बलेंस इज प्योरली कोइंसिडेंशियल। ओके, तो ये मैं डिस्क्लेमर पहले दे रहा हूं। आपके ज़हनों में कोई शख्स आ रहा है, मुझे नहीं पता कौन आ रहा है, मेरे ज़हन में तो कोई नहीं आ रहा। ओके, लेकिन मैं भूल गया हूं कुछ कि मैं लिखने लगा था। लेट्स अज्यूम ये भाई साहब 1 सितंबर 2022 को पाकिस्तान आए और 31 अक्टूबर 2022 तक पाकिस्तान में रहे। उसके बाद ये भाई साहब फिर 15 दिसंबर 2022 को पाकिस्तान आए और 31 जनवरी 2023 तक पाकिस्तान में रहे। उसके बाद ये भाई साहब दोबारा से 15 मार्च 23 को पाकिस्तान आए और 30 जून 23 तक पाकिस्तान में रहे। मुझे बता दीजिए ये डाटा किस साल से रिलेट करता है? क्या ये टैक्स ईयर 2023 से रिलेट कर रहा है? 2023 के अंदर ही हो रहा है ना, 1 जुलाई 22 से 30 जून 23 के अंदर हो रहा है। तो मुझे बता दें क्या ये टैक्स ईयर 2023 में रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट होंगे? समझाना मैं आपको ये चाह रहा हूं, क्या जरूरी है कि एक शख्स एक साल में कंटिन्यूस 183 डेज रहे, या वो तोड़ तोड़ के भी रह सकता है? आंसर इज वो तोड़ तोड़ के भी रह सकता है। जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूस ही 183 डेज हो, कोई मसला नहीं। अब देखें ये भाई साहब पहले सितंबर का महीना इन्होंने पूरा गुजारा, 30 दिन ये शामिल करें, फिर अक्टूबर 31 दिन गुजारा, ये भी शामिल करें, फिर दिसंबर के कितने दिन होंगे? 15 को पाकिस्तान आ गए थे ना, तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, कितने दिन बने? 17 दिन। तो दिसंबर के 17 डेज, जनवरी पूरा इन्होंने गुजारा 31 दिन, मार्च फिर 15 से आगे गिने, मार्च के कितने दिन बनते हैं 31 तक? 17 बनेंगे। मार्च के 17 डेज, अप्रैल के 30, मई के 31 और जून के 30। टोटल करके बताएं कितने बनते हैं? 217। क्या 183 से ज्यादा है? तो रेजिडेंट है ये भाईजान। ओके, कौन से वाले गिने? 15 से गिने आप? हाँ तो ऑनवर्ड ही काउंट किया।
नहीं, 15 भी काउंट करना है ना, 15 को तो पाकिस्तान आ गए थे ना। ओके, तो 15 का जब शामिल करेंगे तो ये बन जाएंगे 17। तो भाईजान जरूरी नहीं है कि आपका स्टे पाकिस्तान में कॉन्टिन्यूस हो, वो तोड़ तोड़ के भी हो सकता है। ओके, तो लिखा हुआ है जी, एन इंडिविजुअल शेल बी अ रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर अ टैक्स ईयर इफ द इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड ऑफ और पीरियड्स अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू। वो कहता है चाहे इकट्ठे 183 दिन रहो, चाहे तोड़ तोड़ के रहो। तोड़ तोड़ के रहो का मतलब है पीरियड्स अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू। देखें, 3 डिफरेंट औकात में रहा ना पाकिस्तान के अंदर, तो इनको एग्रीगेट कर ले, एग्रीगेट भी हो सकता है। तो भाईजान एक शख्स चाहे इकट्ठा रहे चाहे तोड़ तोड़ के रहे, वो पाकिस्तान में क्या बन जाएगा, वो रेजिडेंट बन जाएगा एक टैक्स ईयर के अंदर। किसी का कोई सवाल? सी और डी बाद में देखेंगे, पहले कुछ मसले मसाइल हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स अज्यूम, पहले एक एग्जांपल बनाते हैं, एग्जांपल से सोचते हैं। मुझे बताएं 1 जुलाई से लेके 30 दिसंबर तक कितने दिन बनते हैं? 183। 1 जुलाई से 30 दिसंबर तक, 31 तक की बात नहीं कर रहा, 183 बनते हैं। ओके, लेट्स अज्यूम एक भाई साहब हैं जिनका नाम है विराट कोहली। ये भाई साहब आए पाकिस्तान में 1 जुलाई 2013 को और 30 दिसंबर 2013 को पाकिस्तान से बाहर चले गए। बात समझ आती है? बताइए कितने दिन बनते हैं? आपने कहा दिन बनते हैं 183। क्या ये रेजिडेंट बन गए? बिल्कुल ये रेजिडेंट बन गए। अगर ये रेजिडेंट बन गए तो आपको मैं थोड़ी सी हिंट करा देता हूं कि एक शख्स का रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट होना क्यों जरूरी है। अगर कोई शख्स पाकिस्तान में रेजिडेंट होगा तो उसको अपनी कुछ इनकम्स पे ना पाकिस्तान में टैक्स देना पड़ जाता है। बस मैं आपको इतनी बात बता देता हूं, मजीद डिटेल 4-5 दिन बाद। तो अगर एक शख्स पाकिस्तान में रेजिडेंट हो जाए, उसको अपनी कुछ इनकम्स पे पाकिस्तान में टैक्स देना पड़ जाता है। अब विराट कोहली साहब बन गए रेजिडेंट, इनको अपनी पाकिस्तान की इनकम पे कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ गया पाकिस्तान के अंदर। ये परेशान हो गए, उन्होंने कहा ये क्या बात हुई। अब देख रहे हैं कि यार किसी तरीके से एक दिन निकल जाए, ये 182 हो जाए ना तो मेरी जान छूट जाए। इन्होंने ना कहा, देखो देखो मेरी बात सुनो, 1 जुलाई 2013 भाईजान, 1 जुलाई की रात 11:55 PM, यानी 5 मिनट बाद 2 जुलाई हो जानी थी। मेरा जहाज ना 11:55 पे लैंड हुआ था। वो भाई 1 जुलाई का तो कितना हिस्सा मैंने पाकिस्तान से बाहर गुजारा है। मैंने तो सिर्फ 5 मिनट पाकिस्तान में गुजारे हैं 1 जुलाई के। अब तुम 1 जुलाई के जो गुजारे हुए 5 मिनट है, तुम पूरा 1 जुलाई काउंट कर लोगे? ये तो गलत बात है ना, ये तो ज्यादती है। तो 1 जुलाई निकाल दो तो मेरे 182 हो जाएंगे, मैं नॉन रेजिडेंट हो जाऊंगा। आपको विराट कोहली का इशू समझ आ गया? क्या जेन्युइन इशू है? वो कहता है भाई मैं रात को 11:55 पे आया था, 5 मिनट बाद वैसे ही 2 तारीख हो जानी थी, तो मैंने 1 जुलाई के सिर्फ 5 मिनट गुजारे हैं, उस 5 मिनट का तुम पूरा दिन काउंट कर ले। तो क्या कि तो लोगों ने कहा वाकई यार इनका सवाल तो जेन्युइन है, लॉ में तो ये बात कहीं लिखी नहीं हुई। तो फिर ऐसे मुसीबतों को, ऐसी मुश्किलों को दूर करने के लिए ना आए इनकम टैक्स रूल्स। रूल्स के अंदर इस तरह की जो कंफ्यूजन होती है ना, उनका सोल्यूशन लिखा होता है। टेबल के नीचे लिखा हुआ है इनकम टैक्स रूल्स 2002, रूल 14 नजर आ रहा है? रूल ने कहा कि अ पार्ट ऑफ अ डे, दिन का कोई, दैट इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान, जिसमें वो शख्स पाकिस्तान में मौजूद होता है, काउंट्स एज अ होल डे ऑफ सच प्रेजेंस, तो वो पाकिस्तान में ही काउंट। तो दिन का गुजारा हुआ कोई भी हिस्सा पाकिस्तान में ही काउंट होगा। अच्छा यार देखो, 30 दिसंबर 2013 मैं रात को 12:02 पे टेक ऑफ कर गया था, तो भाई 30 दिसंबर के तो 2 मिनट गुजारे हैं मैंने भाई, पूरा दिन तो मैंने इंडिया में गुजारा है, तुम क्यों अपने में काउंट कर रहे हो? फिर रूल आ गया, फिर रूल आ गया, अ पार्ट ऑफ अ डे दैट एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान काउंट्स एज अ होल डे ऑफ सच प्रेजेंस। एक शख्स ने दिन का कोई भी हिस्सा पाकिस्तान में गुजारा हो, वो पाकिस्तान में ही काउंट होगा। और ब्रैकेट भी पढ़ लेते हैं, इंक्लूडिंग द डे ऑफ अराइवल इन, चाहे वो दिन पाकिस्तान में आने का हो, एंड द डे ऑफ डिपार्चर फ्रॉम पाकिस्तान, चाहे वो दिन पाकिस्तान से जाने का हो। दिन भी हिस्सा जो पाकिस्तान में गुजारा होगा वो पाकिस्तान में काउंट होगा।
तो विराट कोहली साहब आप क्या 5 मिनट और 2 मिनट की बात करते हैं, आपने अगर 1 सेकंड भी पाकिस्तान में गुजारा होगा ना एक दिन का, तो वो दिन पाकिस्तान में ही काउंट होगा, तमाम मसले हल, तमाम एम्बिग्विटीज हल। बात समझ आ गई सर? ठीक होगी बात। अब मेरे से ये सवाल ना पूछिएगा कि सर जहाज लैंड नहीं हुआ था लेकिन वो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में आ चुका था, तो टाइम कहाँ से शुरू होगा। अब ऐसे सवाल है कि अब नहीं पूछता कि जी जहाज जो था वो बॉर्डर तो क्रॉस कर चुका था लेकिन अभी वो लैंड नहीं हुआ था लाहौर के अंदर, तो बताइए दिन काउंट होगा कि नहीं। ऐसा सवाल है कि अब नहीं पूछता। प्रैक्टिकली जब ये प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको बता देता हूँ, आप में से कभी किसी ने इंटरनेशनल ट्रैवल किया है? नहीं किया। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करेंगे तो जब आप एयरपोर्ट पे होते हैं तो आपने एक स्टैंप लगती है, कहते हैं इमिग्रेशन। अक्सर कभी आपका किसी को छोड़ने गए हो तो उसने कहा मैंने इमिग्रेशन हो गई है मेरी। होता क्या है कि एक जगह होती है जहां पे ना स्टैंप लगती है एग्जिट की, और लिख दिया जाता है कि ये शख्स पाकिस्तान से निकल गया। अच्छा बैठे आप उस लाउंज में होते हैं, जहाज का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन आपके पासपोर्ट पे एग्जिट की स्टैंप लगी होती है। इसका मतलब होता है आप पाकिस्तान से निकल गए। किताबों के अंदर आप पाकिस्तान में नहीं है, आप पाकिस्तान से बाहर हैं आप फिजिकली आप पाकिस्तान में बाहर। इसी तरीके से जब आप पाकिस्तान में एंटर होते हैं ना, तो जहाज जब लैंड होता है ना, तो आप जहाज से निकलते हैं, बिल्डिंग के अंदर आते हैं, सीढ़ियाँ उतरते हैं, सामने काउंटर लगा होता है जहाँ पे लाइन में लगे होते हैं। अभी भी आप पाकिस्तान में एंटर नहीं हुए। जब वो काउंटर पे बैठा शख्स आपकी पिक्चर उतारता है और पासपोर्ट के अंदर एंट्री की स्टैंप लगाता है ना, वो एंट्री की स्टैंप से काउंट होता है कि जी आप पाकिस्तान में कब एंटर हुए। तो प्रैक्टिकली वो स्टैंप मायने रखती है कि आपका पाकिस्तान में एंट्री या एग्जिट कब हुआ है। तो उस स्टैंप के ऊपर जो कुछ होगा ना, बेसिकली हम वो देख रहे होंगे। नहीं ठीक है जी, क्या आपको ये बात समझ आ गई? किसी का कोई सवाल? सब अच्छा है? एनी क्वेश्चन? मेरे से क्या पूछ के गए थे? क्लास अभी स्टार्ट होनी है कि हुई है? अच्छा बैठ जाए प्लीज। कौन सी क्लास? हाँ नहीं, कॉस्ट अभी होनी है। क्लियर होगी यहां तक बात? सब ठीक है? किसी का कोई सवाल? ओके जी, तो सेक्शन 82 का ए और रूल्स का ए ये हमने आज पढ़ लिया है। इंशाल्लाह कल यहीं से हम बात को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।